चीजें इसी तरह से अटपटी सामने आती हैं। ठीक है। और एक बात मैं आपसे समझूंगी मिताली जी, क्योंकि एक तरफ तो देखिए खुद डोनाल्ड ट्रंप जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, चीन के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के साथ अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो आखिर इसे लेकर क्यों आपत्ति जताई जाती है? खास करके देखिए जो रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा इस वक्त कर रहे हैं, जो अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए ये बताया गया है कि अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। जो चीनी सामान का जो इनडायरेक्टली जो अमेरिका तक पहुंच रहा है, उससे भारी पैमाने पर क्षति पहुंची है अमेरिका को। तो आखिर ये क्या बताने की कोशिश हो रही है? थैंक यू पुनीता जी। मैं ऑफ कोर्स प्रोफेसर के साथ पूरी तरह से अग्री करती हूँ, उनका जो पूरा एनालिसिस है। आप ये समझिए कि पीटर नवारो जी को मुझे लगता है इकोनॉमिक्स का ई तो बिल्कुल आता ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमें सबसे पहला लेसन ये मिलता है कि आप अगर कोई एक पदार्थ बनाते हैं, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड, और दूसरा देश एक ऐसा पदार्थ बनाता है जो आपसे कम प्राइस में वो बना सकता है, तो आप दो देश मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रांसशिपमेंट क्या होती है वो तो उनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि जो आपका कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट का, जैसे कि अगर मैं भारत से अमेरिका कोई पदार्थ भेज रही हूँ, या अगर मैं भारत से यूरोप कुछ भेज रही हूँ, तो हो सकता है कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे लोग यूरोप अपने एक्सपोर्ट्स भेजते हैं, तो उनका ट्रांसशिपमेंट दुबई में होता है, क्योंकि आप उसे एग्रीगेट करते हैं, उसे एक बड़े टैंकर पे डालते हैं, तो उससे उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाली बातें मुझे लग रही हैं। मुझे तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि पीटर नवारो ने वो क्या, उन्होंने इकोनॉमिक्स छोड़िए, बेसिक मैथमेटिक्स भी उनको आता है या नहीं आता है, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वेरी ऑनेस्टली ये चीजें तो ग्लोबल ट्रेड की बहुत पिछले सदियों से चली आ रही हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस हमने एक किताब पढ़ी थी स्कूल में, तब से ये पता चल रहा है हमें कि कैसे उस टाइम के इंग्लिशमैन भी ट्रांसशिपमेंट किया करते थे। तो ट्रांसशिपमेंट को भी एक मुद्दा बनाना, एक बेसिक लॉजिस्टिक सेक्टर को अटैक करना, पूरी तरह से ट्रेड को ऐसे देखना कि मतलब ट्रेड की वजह से तो आपकी इकोनॉमी ही बंद हो गई, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं। ट्रेड की वजह से आज अमेरिका की इकोनॉमी इतनी आगे प्रोग्रेस कर चुकी है कि उन्हें बेसिक गुड्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, तभी तो वो एआई बना रहे हैं। तो वेरी ऑनेस्टली ये जो पूरा सिचुएशन है, ये पीटर नवारो की पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, उन्हें क्योंकि इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को बार बार इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये जो टैरिफ्स की बात हम लोग अप्रैल से कर रहे हैं आज की डेट तक, वो सब इसी नैरेटिव का हिस्सा है, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि कैसे ट्रेड की वजह से इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और बहुत सारे देशों को एक साथ ऐसा लाभ तो नहीं है मिलना। मिताली जी, कहीं इसके पीछे एक वजह जरा ये भी समझाइएगा, अगर मैं गलत हूं तो जरा समझाइएगा। कहीं एक वजह ये भी तो नहीं हो सकती है कि जो हमने टैरिफ को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप का रुख देखा है, भारत पर आरोप लगाकर एक और मौका मिल जाएगा टैरिफ लगाने का, जिस वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या एक मकसद ये भी हो सकता है क्या? आप ये देखिए पुनीता जी, क्या टैरिफ की स्टोरी निकली। पहले उन्होंने टैरिफ लगाने की कोशिश करी बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के, मतलब कि जैसे बस अपना सोच लिया कि हम टैरिफ लगा देंगे और लगा दिया। फिर उनके अपने ही सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ को इलीगल कहलाया। उस टाइम पर सारी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज थी, स्पेशली जैसे भारत और बहुत सारे और ऐसे देश जो कि हमसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पूरी तरह से डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जहां पर इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का स्ट्रगल है, वहां पर उन सब देशों ने लॉसेस लिए। उनको कभी कॉम्पनसेशन नहीं मिला इस टैरिफ का, उनको कभी वो पैसा वापस नहीं मिला, लेकिन अमेरिकी इंपोर्टर्स को टैरिफ का रिफंड मिला अमेरिका की सरकार से, लेकिन एक्सपोर्टर्स को कभी कुछ नहीं मिला। ये सब करके फिर आज प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस कांग्रेस के पास गए हैं और वहां उन्होंने बिल पास करवाया है कि वो देश जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उन पर हम 100% टैरिफ भी लगा सकते हैं। और उसी के 2 दिन बाद जेडी वांस का कॉल आया
प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और हमें पता नहीं है कि ऑफ कोर्स उसमें क्या डिस्कशन हुआ। तो ये बात बिल्कुल मानी हुई है कि टैरिफ को एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट बना के, टैरिफ को एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का इंस्ट्रूमेंट बना के आज अमेरिका यूज कर रहा है, जबकि 1995 में वो अमेरिका ही था जो सारे देशों के पास गया था और कहा था कि आप टैरिफ मत लगाइए किसी देश पर, जी आप ओपन ट्रेड करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए जो एक नीति रही है ना अमेरिका की, और कई बार ये देखा गया है कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो कई बार ऐसे डोनाल्ड ट्रंप कदम उठा रहते हैं जिसके लेकर दुनिया भर में उनकी किरकिरी भी हो रही है। लेकिन सर जरा आप ये समझाइए, अब इससे क्या ये माना जाए कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते व्यापारिक तौर पर खराब होने की भी उम्मीद है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर क्या देखते हैं कि जो इस तरह की खबरें हैं वो ज्यादा उभर कर सामने आती हैं, जबकि व्यापार लगातार भारत और अमेरिका में हो रहा है। और व्यापार में भी अलग अलग जो मर्चेंडाइज है उस पर अलग अलग तरह के टैरिफ हैं। करीब मोटे तौर पर जो 10% टैरिफ इस वक्त हैं वो करीब 70% मर्चेंडाइज पर है, और कुछ मर्चेंडाइज स्टील एल्युमिनियम वगैरह में टैरिफ ज्यादा भी हैं, पर सर्विसेज में इस तरह की कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि ये सब जो आपस में टकराव तनाव चल भी रहा है उसके बाद भी भारत का निर्यात अमेरिका के लिए बढ़ा है पिछले 1 साल में। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, करीब 1% या उससे भी कम बढ़ा है, पर भारत का निर्यात अब दूसरे देशों के साथ और अच्छे से बढ़ने लगा है। वो शायद इसलिए भी कि पूरा विश्व आज ये पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अमेरिका के टैरिफ्स को सुलझाया जाए, और उस अपना निर्यात जो अमेरिका जाता है क्या वो दूसरे देशों को भेजा जा सकता है। तो भारत की जिस तरह से व्यापार संधियां हो रही हैं, गौरव आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं ऑन एयर हूँ। ओके, मैं मिताली दूसरी जी बात, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, जरा आप अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। बोलिए सर। तो हम ये कह रहे हैं कि वो उसके पीछे भारत और अमेरिका के साथ भी साझेदारी, हिस्सेदारी, दोस्ती बहुत अलग अलग आयामों में, सेक्टर्स में चल रही है लगातार। हाँ, व्यापार की संधि को लेकर, टैरिफ्स को लेकर कुछ तनाव है, और कभी कभी ये फिर से वापिस आता है, क्योंकि जब भी टैरिफ लगते हैं वहां के कोर्ट ही उसको खारिज कर देते हैं। फिर वो कोई दूसरे तरीके से टैरिफ लगाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे जो लिंडसे ग्राहम बिल की हम बात कर रहे हैं, 100% रूस के नाम से वो टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। अब वो सेनेट में, अपर हाउस में, मतलब संसद में पास हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप अब कह रहे हैं कि इसमें आप ईरान को भी जोड़ दीजिए। तो मतलब ये जहां तक अटपटी बातों की जिक्र है तो उसमें एक के बाद एक आती रहती है, पर जो संस्थान है अमेरिका के, भारत के, उनका जो दशकों से लगातार तालमेल है वो काफी हद तक लगातार चल रहा है। हाँ, उसमें थोड़ा सा बदलाव ये कह सकते हैं कि आ रहा है कि भारत और बहुत से दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं कि आपस में तालमेल जो है, व्यापार है, निवेश है, उसको बढ़ाया जाए किस तरह से, ताकि अमेरिका जो इतना एकदम असमंजस में डाल देता है कि क्या करने वाला है उनका नेतृत्व इस वक्त, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश में भी सारे देश लगे हुए हैं। तो भारत का व्यापार चाहे अमेरिका के साथ हो या व्यापार पूरे विश्व में हो, वो लगातार बढ़ रहा है। और अमेरिका के साथ भी ये तनाव के चलते भी बहुत सी चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं, चाहे वो आपस में इनोवेशन की बात हो, रिसर्च डेवलपमेंट की बात हो, व्यापार की बात हो, निवेश की बात हो, अलग अलग सेक्टर्स में लगातार। हाँ, कुछ सेक्टर्स इफेक्ट होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो कोई भी राष्ट्रपति हो, कुछ सेक्टर्स में अड़चने लगातार आती ही हैं। पर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप चीजों को पेश करते हैं ना, वो थोड़ा सा उनका अंदाज बहुत ही अलग है, कह सकते हैं परंपरा से हटकर है, और वो खबरों को बहुत सेंसेशनल तरह से हम मीडिया में देखते हैं कि ये हो रहा है, और वो हो रहा है। ये लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं जब से सत्ता में आए हैं। वो जो कदम उठाते हैं, जो बोलते हैं, जो बयान देते हैं, कई बार तो उनके बयान के अलग ही मायने निकाल लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।